हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं कोको एफएम, सुने जो दिल चाहे। आज की कहानी का शीर्षक है बरगद का भूत। ये कहानी मेरे मित्र मनु तिवारी की है। वैसे तो मनु काफी बहादुर और तेज तर्रार बुद्धि के स्वामी है, लेकिन एक जगह पे इनकी बुद्धि और इनकी बहादुरी दोनों दम तोड़ देती है, और वो है भूत। भूत का नाम सुनते ही उनकी हवाइयाँ ऐसे टाइट होती है जैसे इमरान खान ने मोदी का नाम सुन लेते हैं तो होती है। एक बार अपने बाथरूम में सुसु कर रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली गई, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधे बेचारे लगे हुए थे। अभी सुसु के आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, तब तक पीछे वाले यादव जी की भैंसिया बोली बैं। ये सुनते ही इनकी हिम्मत की बांध और सुसु की बांध दोनों एक साथ ही टूट गई। वहां से जिस हालत में थे वहां से भागे उसी हालत में, न पैंट पहनी न जिप बंद किया, बस अपने जल का छिड़काव करते हुए बाथरूम से लेकर के बेडरूम तक ऐसा भागे कि बदबू इतनी भयंकर फैली कि अगले दिन पूरी सफाई नहीं करनी पड़ी थी। 28 साल की उम्र में भी अकेले कमरे में सो नहीं पाते थे। कभी इनकी मम्मी, तो कभी इनकी बहन, तो कभी इनके भाई, तो कभी इनका भांजा, कोई न कोई इनके साथ कमरे में सोता था तो ही सो पाते थे। इतना डर लगता था। अरे भूत की मूवी तो छोड़िए, उस मूवी का अगर पोस्टर देख ले तो भरी दोपहरिया में सुसु करने ना जा पाए। लेकिन कुछ भी हो, मनु भैया भले कितना भी भूत से डरते हो, लेकिन कभी बातें ऐसे करते थे कि कभी इनको भूत से डर ही नहीं लगता। मतलब अभी 2-4 भूत को यहीं उठा के पटक देंगे भरी दोपहरिया में। अब आगे की कहानी सुनाने के लिए मनु भैया खुद ही आ रहे हैं, तो आगे की कहानी मनु तिवारी की जुबानी। बात उन दिनों की है जब मैं शादी के 2 साल बाद एक बार फिर अपने ससुराल गया था। मेरी धर्मपत्नी के बुआ और फूफा भी उन्हीं के घर रहा करते थे। ससुर जी कुछ व्यवसायिक काम से शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो मेरी खातिरदारी का जो पूरा जिम्मा था वो मेरे सासू माँ और मेरे साले साहब पे आया हुआ था। हमारे देश में जीजा चाहे कितना भी चिरकुट क्यों ना हो, उसकी खातिरदारी किसी रियासत के महाराज की तरह होती है। बस उसी महाराजपन का, उसी खातिरदारी का आनंद ले रहा था। हम सब खाना वाना खाकर भी बैठ के बातें कर रहे थे, तभी किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। सासू माँ और मेरी मिसेस बिल्ली बिल्ली कहते हुए किचन की तरफ भागी, लेकिन जब वापस आए तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा डर, एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो अजीब सी सहमी और सहरी हुई थी। मैं मामला जानना चाहता था, तो मैंने पूछा कि भाई बात क्या है। तो मुंह में कलकत्ता वाली पान दबाए फूफा बोल उठा, अरे भैया आजकल जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा, मोहल्ले में ऊपरी साया है। मैंने बोला कि ऊपरी साया मतलब? अरे मतलब भूत प्रेत। अब ये सुन के मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। मैंने कहा कि अरे फूफा जी, भूत प्रेत मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, जरा खोलकर बताइए। तो बोले, अरे आपको पता नहीं है क्या, मोहल्ले में आजकल ये वो गरीब चीजें हो रही हैं। घर में बर्तन और सामान ऐसे गिरने लग रहा है अपने आप ही। मोहल्ले का जो कुआं नहीं है बाहरवा, कुएं का जो पानी है वो लाल हो गया, लाल। और तो एक जो भैंसा जो है डेली रात को उसके दौड़ने की आवाज आती है और सुबह होते हुए गायब हो जाता है। अरे 4 दिन पहले की बात है, वो हरिया नहीं अपना हरिया चौकीदार, वो रात को पहरा दे रहा था। पता नहीं कहाँ से वो भैंसा आया, पीछे से ऐसी जगह पे सींग मारा है। अरे दादा पूछिए मत, बेचारे का बवासीर का ऑपरेशन बिना पैसे का ही हो गया। मतलब 4 दिन से न उठ पा रहा है न बैठ पा रहा है, लाइटिंग करते समय भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि अरे हो सकता है कि वो किसी की भैंस हो और वो रास्ता भटक गई हो। अच्छा, अगर भैंस रास्ते भटक गई है तो डेली थोड़ी रास्ते भटकेगी, क्या बात करते हैं दामाद जी आप भी। मैंने कहा कि यार इनके बात में तर्क तो है,
और उसी तर की वजह से मेरा गला सूख रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई थी। शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। मैंने सोचा कि चलो मोहल्ले में टहल के थोड़ा मामले का जायजा लिया जाए कि आखिर में मोहल्ले में चल क्या रहा है। तो मैं अपने घर से टहलने के लिए निकल पड़ा। अभी कुछ दूर पहुंचा था तब तक मुझे हरिया दिख गया। तो मैंने हरिया को आवाज़ लगाया, हरिया, ओ हरिया। हरिया ने शायद मेरी आवाज़ को सुना नहीं, तो मैंने पीछे से जा कर के उसके कंधे पे हाथ रख दिया। मेरे कंधे पे हाथ रखते ही वो ऐसे चीखा कि जैसे उसने भूत को देख लिया हो। मैंने कहा, अरे 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 ऐसे क्यों चीख रहे हो यार, बैठो, रुको रुको रुको, मैं हूँ मन्नू, पीछे तो मुड़ो, मैं मन्नू। वो पीछे मुड़ा, कहा, अरे मन्नू भैया आप। मैंने कहा, हाँ भाई मैं। इतना चीख क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मन्नू भैया, अरे वो थोड़ा सा डर लग गया था, वो मोहल्ले में अजीबोगरीब चीजें हो रही है ना आजकल। मैंने कहा, सुना तो मैंने भी कुछ चीजें है कि हो रही हैं, लेकिन तुम ये जो माला ताबीज ये सब अंगूठियाँ ये सब क्या पहन के रखे हो? अरे क्या पता है मन्नू भैया, एक तो पैसा ऐसा का पिछवाड़े में मारा है ना, क्या बताए, न उठा जा रहा है न बैठा जा रहा है, बस उसी चक्कर में माला ताबीज पहने हैं। सुना है ताबीज से भूतों को डर लगता है ना, इसीलिए। मैंने कहा, अच्छा। उसने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे शरीर में सिरन सी उठी। अब मैं सोचा कि ऐसा है, यहाँ से चुपचाप घर की तरफ निकला जाए, क्योंकि अंधेरा लगभग हो ही गया है। मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर की तरफ भागा। घर आने के बाद मेरे जान में जान आई। मैंने अपने मिसेज को एक गिलास पानी के लिए बोला और वहाँ पर बड़े आराम कुर्सी पे थोड़ा बैठा। तभी फूफा जी आकर के मेरे बगल वाले आराम कुर्सी पे बैठ गए और मुंह में बनारसी पान दबाते हुए बोले, कम्बक, बिजली इलाहाबाद में नहीं रहती है, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसूसी में तो इतना बिजली काटती है, कहिए मत। मैंने बोला, जी ये तो है, लेकिन हम ऊपर सोना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको ऊपर सोने ही नहीं देता। तो मैंने अपने पूछा कि अरे क्या बात है, आपको ऊपर क्यों नहीं कोई सोने दे रहा है? अरे मिसेस जी क्या बात है, पप्पा जी को कोई ऊपर सोने क्यों नहीं दे रहा है छत पे? तो कह रही क्या, मेरी मिसेस बोली कि अरे आपको पता नहीं, मोहल्ले में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, बस यही सोच के मैं या कोई घर का मेंबर इनको ऊपर सोने नहीं दे रहा है छत पे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो फूफा बहुत मुझे ताने मारते रहते हैं, बहुत कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, यही मौका है इस फूफा को दबाने का। मैंने इसलिए उनकी मजे लेने के लिए बोला, अरे फूफा, अरे ये भूत परे थोड़ी होता है, आप क्या डरपोक आदमी फूफा, डर जाते थोड़ी सी चीजों पे, भूत परे थोड़ी होता है। छत पे सोइए आराम से, ठंडी ठंडी हवा का मजा लीजिए, आप भी डर जाते हैं। ये सब मन का भ्रम है, वहम है, इन सब चीजों को विश्वास मत कीजिए। मैंने अपनी पुरानी सीखी दिखाते हुए बोला ये सारी बातें। तो फूफा थपाक से बोल उठे, अरे हाँ नहीं बाबू, ठीक कह रहे हैं, भूत परे थोड़ी होता है, यही लोग हैं जो विश्वास में चक्कर में फंसे हुए हैं, भूत परे तो कभी होते नहीं है। एक काम कीजिए, आज जो है आप छत पर सो जाइए, कल से जो है हम भी आपके साथ सोएंगे, आज आप सोइए, साबित कर दीजिए इन लोगों को तो भाई भूत परेत नहीं होता है, कल से जो है हम आपके साथ छत पे सोएंगे हम भी, ठीक है। वो मैंने कहा, अरे 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 लेकिन ऐसे। तब तक मेरी धर्मपत्नी बोल रही, अरे हाँ आज आप सो जाइए ना, आज सो करके दिखा दीजिए कि भूत परेत कुछ नहीं होता है। मेरे साले साहब ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अब तो मेरा वो हाल हुआ जैसे जो हाल धोबी के कुत्ते का भी ना हो, न घर का, न घाट का, न ससुराल का। रात को खाने के बाद मेरी बिस्तर छत पे लगा दी गई थी और मैंने हर जगह कोशिश किया था कि कैसे भी मुझे छत पे ना जाना पड़े। सासू माँ के पास जाके बैठा, बुआ जी के पास जाके बैठा, साले साहब के पास बैठा, धर्मपत्नी जी के पास बैठा, सबके पास बैठा और कोशिश किया कि इसमें से काश कोई तो बोल दे कि अरे यहीं सो जाओ, लेकिन कमबख्त उस दिन किसी ने नहीं बोला।
पहली बार अपनी लाचारी पे भी लाचारी महसूस हो रही थी। खैर, हाथ में तकिया लिए और दूसरे हाथ में जग का पानी लिए छत पे जब मैं जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंग पे जाता हुआ कोई सिपाही हूँ। छत पे पहुंचने के बाद कुछ अजीबो सी घटनाएं हुई मेरे साथ। एक ऐसा नज़ारा देखा छत पे पहुंचते जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। इतना भयानक नज़ारा था, और वो नज़ारा था। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी कहानी का पार्ट 1 बरगद का भूत? बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, और पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि वो नज़ारा क्या था, बरगद का पेड़ कहाँ पे था, उस पर कौन सा भूत रहता था, मन्नू भैया अगर छत पे सोए तो जिंदा बचे कि नहीं बचे, और छत पे पूरी रात सो पाए भी कि नहीं सो पाए, कहीं भागे नीचे तो नहीं आ गए। ये सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी अगले पार्ट में। तो अगर आपको मेरा पहला पार्ट पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून एंड वेट फॉर पार्ट 2।